नहीं करते यस। चलिए सभी लोग शुरू जाएंगे ऑनलाइन। छत्तीसगढ़ भूगोल में मैपिंग के बाद मैंने स्टार्टिंग क्या से किया था, याद है कुछ? सबसे पहला चैप्टर क्या पढ़े थे? हाँ, है ना, मृदा संसाधन। उसके बाद सेल संसाधन ना। उसके बाद खनिज। खनिज चालू हो गया था? नहीं पढ़ाया हो ना? हाँ, क्या पढ़ाया है बताओ? प्राकृतिक प्रदेश। मैं तुम लोग जानबूझ के पूछ रहा हूँ ताकि तुम लोग का दिमाग इसमें है कि नहीं है। ठीक है, प्राकृतिक संसाधन इतना ही हुआ है ना? ठीक है, प्राकृतिक संसाधन, शहर संसाधन, मृदा संसाधन। अब जो पढ़ने वाले हैं अगला है वो जल संसाधन। जल संसाधन जिसको आप लोग यहाँ पर पढ़ोगे किस नाम से? अपवाह तंत्र के नाम से। ठीक है, अपवाह तंत्र के नाम से पढ़ना है। चलिए, तो ध्यान दीजिएगा अपवाह तंत्र को ध्यान से। अपवाह तंत्र अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको? ड्रेनेज सिस्टम। जितने भी ऑनलाइन पढ़ रहे हो, ऑफलाइन पढ़ रहे हो, आप लोग को ना रेगुलर होना बहुत ज़रूरी है। मैं देखता हूँ कि आप लोग क्या है, ऑनलाइन रेगुलर रहते हो कि ऑफलाइन रेगुलर रहते हो मेरे को नहीं पता। पर एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि पीएससी अगर निकालना है तो रेगुलर पढ़ना पड़ेगा। ठीक है जी। आप लोग 4 दिन पढ़ते हो फिर उसके बाद नहीं पढ़ते हो, पता नहीं क्या रीज़न है, क्या रीज़न है, नहीं समझ में आता। लेकिन आप लोग को प्लेटफॉर्म दोनों फैसिलिटी दिया गया है। अगर आप लोग नहीं आ सकते हो तो उसको ऑनलाइन करके कवर करना है। अगर ऑनलाइन कर रहे हो तो ऑनलाइन कवर करो, कोई दिक्कत, लेकिन आपको कवर तुम्ही को करना है। ठीक है ना, अपसेंट नहीं मारना है पीएससी में। तुम्हारे पास उस पैकेज में ऑलरेडी कंप्लीटेड कोर्स डला हुआ है, डला हुआ है कि नहीं डला है? आप चाहो तो उनको भी देख के, मैं जिस पढ़ाने वाला हूँ टॉपिक, उस वीडियो, वो वीडियो पहले से डला हुआ है वैसा वाला, पिछले बार जो पढ़ाया हूँ, उसको देख के फिर आके बैठ गए ऑफलाइन में। है कि नहीं? कुल मिला के हमको क्या करना है कि एकदम व्यवस्थित कार्यक्रम के तहत रेगुलर अध्ययन करना है। गैप करोगे तो आपका जो रिदम है पढ़ने का, वो रिदम क्या हो जाएगा? गड़बड़ा जाएगा। फिर तुमको ही पढ़ने का मन नहीं करेगा। तो रिदम जो फ्लो बनता है एक बहुत मुश्किल से बनता है इंसान का। तो रिदम को ना बना के रखो। अब देखो ये नवंबर आने वाला है, नवंबर में नोटिफिकेशन आने के बाद तो सब पढ़ते हैं पीएससी को लेकर। है कि नहीं? तो आप लोग अभी से ही पढ़ना चालू कर दो। मौसम मौसम को मत देखो, देख रहे हो कितना मौसम ख़राब है, ये चल रहा है। तो वो तो एक चीज़ मैं हमेशा सीखा हूँ अपने जीवन में कि परिस्थितियाँ कभी भी तुम्हारे अनुकूल नहीं रहेगी। जैसा तुम चाहोगे वैसा कंडीशन रहेगा ही नहीं, वैसा सिचुएशन रहेगा नहीं। विपरीत परिस्थितियों में ही तुमको क्या है? पढ़ना पड़ेगा। और जो आदमी विपरीत परिस्थिति में बेस्ट करता है उसी को हीरो बोलते हैं। जैसे भारत पाकिस्तान का मैच होता है, देखे होगे कितना क्रूशियल मैच रहता है, रहते नहीं रहता है? हमेशा उसमें कुछ ना कुछ लफड़ा होगा, आता है विराट कोहली, संभाल लेता है और जिता देता है।
और इस चक्कर में वो क्या बन गया, हीरो बन गया कि नहीं बन गया। तो आप लोग हीरो किसको बोलते हो, जो लोग विपरीत परिस्थिति में क्या करे, बेस्ट करे और जिता दे। तो हम जब उम्मीद रखते हैं हीरो उसी को जो बेस्ट विपरीत परिस्थिति में अच्छे से खेले, वैसे ही तुम्हारे पीएससी की तैयारी करोगे तो परिस्थितियाँ कभी तुम्हारे अनुकूल नहीं रहेगा, हमेशा उल्टा पुल्टा, कभी हाथ पैर दर्द, कभी सर दर्द, कभी घर में दुनिया भर का टेंशन, तो दुनिया भर का काम, ये दुनिया भर का रहता है, पता है, कभी मुक्त नहीं होने वाले। तो आप लोग को उन परिस्थितियों में भी क्या करना है, पढ़ना है। बोलोगे सब चीज़ एकदम मस्त स्मूथ चलता रहे और उसके बाद मैं फिर पढ़ूंगा, तो ऐसा कभी आने वाला नहीं है। जैसे ऑन गोइंग कॉलेज स्टूडेंट है तो कॉलेज के भी दुनिया भर के लफड़ रहते हैं, वहाँ भी काम रहता है, कॉलेज में पढ़ाई रहती रहती ही नहीं रहती है, उसको भी मैनेज करना है, इसको भी मैनेज करना है। तो कुल मिला के ये चीज़ ध्यान रखना कि एकदम मस्त समय रहेगा ही नहीं, मस्त समय तुमको बनाना पड़ता है। ये एग्ज़ाम का कहना चाहिए नियम है, क्या बोलोगे। इसीलिए बोल रहा हूँ कि थोड़ा बहुत जो भी परेशानी आती है झेलना सीखो, झेल के तुम लोग पढ़ोगे तब बनोगे। ठीक है जी, चलिए ध्यान देना। अपवाह तंत्र में नदियों के बारे में पढ़ेंगे, छत्तीसगढ़ में नदियाँ किस तरीके से जो है बह रही हैं, और ये टॉपिक को पढ़ने के लिए आप लोग को मैपिंग पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। चलिए, तो छत्तीसगढ़ में कितने अपवाह तंत्र है आपसे पूछा जाता है। अपवाह तंत्र में यहाँ पर एक शब्द लिखा हुआ देखना, तंत्र, तंत्र मतलब होता है पूरा एक सिस्टम, है ना, ड्रेनेज सिस्टम। जैसे कि आपका जो शरीर है, शरीर क्या है, एक तंत्र है ना, एक सिस्टम है कहना चाहिए। इसमें कई प्रकार के अंग जो है मिलकर एक तंत्र का निर्माण करते हैं। जैसे दो हाथ है, ये एक अंग, इस शरीर तंत्र का एक भाग है, दो आँख है, दो कान है, सब है कि नहीं, सबको मिलाकर क्या बन रहा है, शरीर बन रहा है। तो तंत्र क्या होता है, कंप्लीट सिस्टम। जैसे मोबाइल क्या है, एक हाँ सिस्टम है, एक तंत्र है कि नहीं। उसमें कोई एक भी चीज़ अगर हटा दोगे फिर वो तंत्र का काम जो है प्रॉपर नहीं हो पाएगा। वैसे शरीर का एक आध भाग निकाल दो फिर काम ढंग से नहीं करता है। तो तंत्र में आपको ध्यान रखना, इस तंत्र में पूरा नदियों के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन नदियों में हर चीज़ को हम लोग पढ़ेंगे, खासकर नदी कैसे उद्भव हो रहा है, नदी कैसे बह रहा है, नदियों की छोटी नदियाँ, बड़े नदियाँ, नदियाँ पे कहाँ पे जलप्रपात बन रहा है, नदियों में कौन सा सिंचाई सिस्टम, वो सारा चीज़ क्या आ जाएगा, अपवाह तंत्र में आ जाएगा। पूरा सिस्टम को जानेंगे अपवाह तंत्र के। और मानव जीवन के लिए अगर देखा जाए तो अपवाह तंत्र जीवनदायिनी है ना। मनुष्य के लिए अपवाह तंत्र सबसे महत्वपूर्ण है। हम जितने भी मानव जीवन की बात करते हैं, हमारे लिए आज भी हो या भविष्य में भी हो, इस मनुष्य को इस पृथ्वी में जीने के लिए क्या चाहिए, कौन से तंत्र से जुड़ा होना चाहिए, कौन से तंत्र की उपलब्धता चाहिए, अपवाह तंत्र की उपलब्धता चाहिए। मतलब नदी, नदी मतलब पानी, स्पष्ट नहीं। तो जल बिना अपन लोग जी सकते हैं क्या, नहीं जी सकते। और मानव जीवन की शुरुआत भी किससे हुआ है, जल से हुआ है। तो ये आपको समझना है, इसीलिए ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर आजकल एग्ज़ाम में मैं देखता हूँ पीएससी का पिछले 4-5 साल में, तो नदियों से लेकर डायरेक्ट नदियों को लेकर सवाल नहीं आता, लेकिन नदियों से संबंधित जो और भी टॉपिक्स हैं उनको लेकर सवाल पूछा जाता है। नदी संबंधी योजनाएं पूछ देता है कि नहीं। जिसे मतलब यहाँ पर अपवाह तंत्र में हम लोग क्या पढ़ेंगे, मुख्य नदी, सहायक नदी, ये पढ़ेंगे। नदी पर आधारित अब खास देखोगे, वाटरफॉल, जल प्रपात, ये पढ़ोगे। नदियों पर आधारित परियोजनाएं, परियोजना मतलब बांध, छोटे बांध, बड़े बांध, बृहद परियोजना, मध्यम परियोजना, लघु परियोजना, ये सब पढ़ोगे। और इसी परियोजनाओं में आप लोग बांध के अलावा, खासकर आप जानते हो बांध में हम आजकल इसको कमर्शियल वे में उसको उपयोग कर रहे हैं, बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं हमारे पास, है कि नहीं। तो बांध के खास जो उपयोग है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मछली पालन। लेकिन बांध का जो सबसे बड़ा काम है वो क्या है, सिंचाई व्यवस्था, है कि नहीं। सबसे बड़ा क्या है, सिंचाई व्यवस्था, पेयजल व्यवस्था।
और भी बहुत सारी चीज़ है ना। बोलोगे तो फिर पावर प्रोजेक्ट में विद्युत उत्पादन, जल से पानी हो रही नहीं, हाइड्रो पावर प्लांट, यहाँ पर विद्युत उत्पादन, वाटर हार्वेस्टिंग, ग्राउंड वाटर लेवल को मेंटेन करना, ये सब चीज़ शामिल है यहाँ पर। तो अपवाह तंत्र में मुख्य नदी, सहायक नदी, जलप्रपात, परियोजनाएं और नदियों पर आधारित खासकर प्रमुख पर्यटन स्थल, ये भी हम देखेंगे। आप देखेंगे नदियों का जहाँ पे उद्गम होता है, नदियों का जहाँ पर संगम होता है, उन संगम स्थलों में आप लोग कहीं ना कहीं मंदिर, मस्जिद, है ना, कुछ स्पेशल जगह देखते हो कि नहीं देखते हो। तो नदी क्या है हमारे लिए, मानव जीवन के लिए धार्मिक रूप से, प्राकृतिक रूप से कहीं ना कहीं एक टूरिस्ट का क्षेत्र बनता है। आप लोग वाटर हार्वेस्ट, वाटर स्पोर्टिंग भी करते हो, बहुत सारी चीज़ें। तो नदी आधारित या कह सकते हो बांध आधारित, परियोजना आधारित, आप लोग इसको पर्यटन के रूप में भी देखते हो। तो यहाँ पर अपवाह तंत्र में हम लोग जो है परियोजनाओं को काफ़ी बारीकी से पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग सिंचाई व्यवस्था, अब सिंचाई व्यवस्था कैसे है परियोजना का, वो नहर के माध्यम से क्या है वो सब जानोगे, पेयजल व्यवस्था, विद्युत उत्पादन, मछली उत्पादन, ये सब चीज़। तो इस पर हमको फोकस करना। नदियों में खासकर आजकल जो एग्ज़ाम में प्रश्न आता है वो खासकर कि जो नदियां हैं वो कई बार बहते हुए सीमा रेखा बनाती है ना। दो राज्य हैं, उनके बीचों बीच बह रही है, उसके उस पार कौन सा राज्य है, इसके इस पार कौन सा राज्य है, उसके उस पार कौन सा जिला है, उसके उस पार दुर्ग रायपुर मान लो है, दो जिला के बीच में कौन सी नदी बह रही है, ऐसा सवाल पूछता है ना। कौन से दो जिलों के मध्य में निम्नलिखित में कौन सी नदी बह रही है, ऐसा पूछ देता है। तो कहीं ना कहीं ये नदियाँ बॉर्डर या सीमा रेखा का भी निर्माण कर रही है कि नहीं। इसे बहुत सारी नदियों में आप लोग पढ़ोगे कि जो नदियाँ हैं उसमें कुछ न कुछ क्या मिल रहा है, खनिज, खासकर स्वर्ण। बाकी आप लोग बोलोगे रेत, तो रेत भी क्या है, खनिज है, लेकिन ये क्या है, गौण खनिज है ना। रेत का भी आप लोग देखोगे, रेत को लेकर आजकल हमारे छत्तीसगढ़ नहीं पूरे देश में कितना माफिया चलता है, रेत माफिया। आप लोग सुने होंगे भू माफिया, वैसे क्या होता है, रेत माफिया। बड़े बड़े नदिया के उसमें रेतों का क्या होता है ना, क्राइम होता है, रेत माफिया। क्योंकि रेत कितना महंगा बिकता है पता है ना। घर बनाने के लिए क्या चाहिए, पहले तो क्या है, मिट्टी की जरूरत पड़ती थी, अब जमाना बदल गया है, ईंट के और रेती बहुत कॉमन चीज़ हो गया है कि नहीं। तो इस चक्कर में इसका कालाबाजारी बहुत हो रहा है। खैर, तो अपवाह तंत्र को हमको समझना है कि इन सारे चीज़ों को फोकस करना है। एग्जाम में जरूर नहीं कि आपको नदी के बारे में पूछ दे, सहायक नदी पूछ दे, हो सकता है जलप्रपात पूछ दे, हो सकता है परियोजना के बारे में पूछते, हो सकता है पर्यटन। सब किससे जुड़ा हुआ है, अपवाह तंत्र से जुड़ा हुआ है। किसी भी सेक्शन से सवाल उठा के पटक सकता है, ऐसा नहीं है। चलिए, तो छत्तीसगढ़ में बात करेंगे अपवाह तंत्र। कितने हैं बोलना है, 5। ठीक है, दिमाग बैठा लो, 5। इससे पहले जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख रहे थे मिट्टी के बारे में, जिसे हम बात किए थे, याद करो, मैं थोड़ा सा रिवर्स गियर ले रहा हूँ। छत्तीसगढ़ को मैंने मिट्टी को पढ़ाया था तो मैंने अलग अलग तरीका बताया था, इंटरनेशनल लेवल पर, है ना, स्टेट लेवल पर और नेशनल लेवल पर। इंटरनेशनल लेवल पर छत्तीसगढ़ में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती हैं बताया था, याद होगा, अल्टीसॉल, अल्फीसॉल वाला 4, है ना। नेशनल लेवल पर कितना बताया था, 4 की 5, सॉरी, इंटरनेशनल पे 4 था और नेशनल लेवल पे कितना था, 5 बताया था ना, 5 लाल पीली लाल नीली वाला। और स्टेट लेवल पर या क्षेत्रीय लेवल पर कितना बताया था, कितना बताया था, 4 बताया था, है कि नहीं। तो यहाँ पर मृदा संसाधन में मिट्टियों को लेकर अगर हम छत्तीसगढ़ में बात करें तो छत्तीसगढ़ में कितने प्रकार के हैं मिट्टी, 4 प्रकार के। सेल संसाधन छत्तीसगढ़ में पत्थर को लेकर या सेल को लेकर बताया था क्या प्रकार, कितने प्रकार सेल है करके, याद है कुछ, 6 बताया था ना, 6 प्रकार। और प्राकृतिक संसाधन कितने प्रकार के हमारे यहाँ, कितने मतलब प्राकृतिक प्रदेश हैं, 4 प्राकृतिक प्रदेश, 4। अब यहाँ पर बात कर रहे हैं जल संसाधन, कितना है, 5।
सबको मैं कॉम्परेटिव दिखा रहा हूँ ताकि ये देखो, जब मृदा 4, सेल 6, प्राकृतिक प्रदेश 4, जल संसाधन 5, ये सारी अपवाह तंत्र 5। स्पष्ट है? तो 5 अपवाह तंत्र के नाम को तो आप लोग जान गए हो, लेकिन इसको अब इसी में हमको इसका पूरा कुंडली देखना है। चलिए, तो छत्तीसगढ़ के अपवाह तंत्र में पहला अपवाह तंत्र आपको लेना है महानदी अपवाह तंत्र। ठीक है, मैं घटते क्रम में लिख रहा हूं। पहला क्या है? महानदी अपवाह तंत्र। दूसरा लिखना है गोदावरी अपवाह तंत्र। और तीसरा आपको लिखना है सोन गंगा अपवाह तंत्र। चौथा आपको लेना है ब्राह्मणी ना, ब्राह्मणी अपवाह तंत्र। और पांचवा नर्मदा अपवाह तंत्र। देख लो, महानदी, गोदावरी, सोनगंगा, ब्राह्मणी और नर्मदा। घटते क्रम में लिखा हूँ पांचों को। अब इसको मैप में हमको स्थान देना है। ये कौन सा जिला है? एमसीबी। ये अपना कोरिया, ये अपना सूरजपुर, ये हमारा बलरामपुर, सरगुजा, और ये हमारा जसपुर। ये कौन सा जिला है? कोरबा। कोरबा के नीचे जानी चापा, ये अपना रायगढ़, इधर अपना बिलासपुर जीपीएम, और ये अपना मुंगेली, शक्ति, सारंगढ़, भिलाईगढ़, इधर अपना ये कवर्धा, राजनांदगांव, नीचे में एमए में, ऊपर में केसीजी, ये अपना है बेमेतरा, ये हमारा दुर्ग, ये अपना बालोद, बलौदा बाजार, रायपुर, महासमुंद, गरियाबंद, धमतरी। बस्तर में जाओ, कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बस्तर, बीजापुर, सुकमा। सब जिला हो गए हैं ना? 33 जिला मान के चलते हैं। तो सबसे पहला अपवाह तंत्र हम लोग कौन सा पढ़े हैं? महानदी अपवाह तंत्र। ये आप देख रहे हो सबसे बड़ा। अब एक चीज हमको एकदम सिंपल समझ जाना है कि महानदी अपवाह तंत्र, कोई भी अपवाह तंत्र होगा, उस अपवाह तंत्र के अंतर्गत आपको क्या दिखेगा? पहला मुख्य नदी। कोई भी अपवाह तंत्र, पांचों अपवाह तंत्र है, पांचों की अपनी क्या होगी? एक मुख्य नदी। फिर उनकी क्या होगी? सहायक नदी। वो नदी अगर पर्वत, पठार, पहाड़ एरिया से जा रहा है तो उस पर क्या बन सकता है? जलप्रपात बनेगा। ये नेचुरली आपको देखने को मिलेगा। लेकिन हम मानव स्वार्थी लोग अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए क्या बनाएंगे? परियोजना। वही बांध वांध, मछली वछली खाने वाने के लिए। समझ में आ रहा है ना? तो ये अपना क्या है? परियोजना है। और फिर घूमने फिरने के लिए क्या बनाओगे? हाँ, मान लो सिलेक्शन नहीं हुआ है ना, तो आप अपने मैडम के साथ या गर्लफ्रेंड के साथ या बॉयफ्रेंड के साथ कहाँ जाओगे मूड फ्रेश करने? पर्यटन स्थल।
समझ में आ रहा है? और कुछ नहीं होगा आखिरी में कहानी में, तो रेती में क्या बीनोगे? सोना, या फिर कोकलेन में काम करोगे, रेती डुहारने वाला, है कि नहीं? स्थिति ऐसा भी हो सकता है, तो ध्यान दें। तो यहाँ पर नदियों को आप देखा जाए तो ये पूरा सिस्टम क्या होगा? अपवाह तंत्र, जिसके अंदर मुख्य नदी, सहायक नदी, जलप्रपात, परियोजना, ये सारा चीज़ हम लोग देखेंगे। स्पष्ट है? बाकी याद रखना, अपवाह तंत्र का जो नाम होगा, नामकरण, इसका जो नामकरण होगा, ऐसी नदी के नाम पर रखा जाएगा जो नदी टारगेट के साथ काम करती है, लक्ष्य को पूरा करती है। ये लक्ष्य को पूरा करता है कहना चाहिए। लक्ष्य रहता है हर नदी का किसमें मिलना? समुद्र में। ठीक है, ये होता है पहाड़ और ये है विशाल समुद्र मान लेते हैं, है कि नहीं? आप देखेंगे कि प्राकृतिक रूप से नदियों का जो उद्गम होता है वो पहाड़ों से होता है। कहाँ से होता है? पहाड़ों से। और पहाड़ों से बहते बहते वो कहाँ जाते हैं? अंतोगत्वा समुद्र में मिल जाता है। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना कि ये जो पहाड़ है, पर्वत है, यहाँ से इसका उद्गम होगा नदियों का। इसीलिए पहाड़ को क्या बोला जाता है? पिता, और इसको क्या बोला जाता है? पति। ठीक है, जन्म पिता के द्वारा और आखिरी में संगम किससे होगा? पति से। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि जो भी नदी है, वो जो नदी समुद्र तक जाएगी, ये क्या है? बेसिकली समुद्र। ये क्या है? समुद्र, सागर, महासागर, बंगाल की खाड़ी बोलो या अरब सागर बोलो या हिंद महासागर बोलो या प्रशांत महासागर, आर्कटिक सागर, जो भी सागर है, सागर है भाई। ओके, तो जो नदी समुद्र तक जाएगा उसके नाम पर क्या होगा? अपवाह तंत्र। स्पष्ट है? तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि जैसे हम लोगों ने छत्तीसगढ़ में आप देख रहे हैं कि 5 अपवाह तंत्र हैं। यहाँ पर पहला अपवाह तंत्र का देख रहे हो महानदी, यानी कि महानदी कहाँ तक जा रही होगी? समुद्र तक जा रही। दूसरा हम देख रहे हो गोदावरी अपवाह तंत्र, तो पक्का गोदावरी कहाँ तक जा रही है? समुद्र। देखोगे दोनों बंगाल खाड़ी में गिरती है समुद्र में। सोन गंगा, तो यहाँ पर आप देखोगे सोन के माध्यम से, गंगा नदी के माध्यम से संयुक्त रूप से कहाँ जा रही है? समुद्र तक। गंगा कहाँ ले जा रही है? समुद्र तक। यहाँ पर देखोगे ब्राह्मणी नदी, है ना, भारत के जो है इधर कौन सा घाट है? पूर्वी घाट है, तो पूर्वी घाट के माध्यम से बंगाल खाड़ी में गिर रही, तो अपना ब्राह्मणी। इन चारों नदियों का जो प्रवाह है, दिशा है, वो आप देखोगे भारत के कौन से डायरेक्शन में? पूर्वी डायरेक्शन में, पूर्वी घाट में। लेकिन एकमात्र है अपवाह तंत्र, नर्मदा अपवाह तंत्र, जो छत्तीसगढ़ के लिहाज से देखो या भारत के लिहाज से देखो, ये पूर्व में नहीं बल्कि पश्चिम दिशा में, पश्चिमी घाट में, है ना, आप जानते हो खंबात खड़े वाले क्षेत्र में, लेकिन जा रही है भी कहाँ? समुद्र में। इन पांचों में नर्मदा ही एक लौता है जो कहाँ गिर रहा है? अरब सागर है। बाकी सब लोग कहाँ गिर रहे हैं? बंगाल है। तो एक प्रश्न बन सकता है कि छत्तीसगढ़ में 5 अपवाह तंत्र हैं, 5 अपवाह तंत्र में एकमात्र कौन सा ऐसा अपवाह तंत्र है जो अरब सागर में गिरता है, बाकी सब बंगाल खाड़ी में? बता पाओगे? हाँ, ये आपको ध्यान रखना है। तो हम ये कह रहे हैं कि नामकरण जो होगा वो ऐसे नदी के नाम पे रहेगा जो नदी कहाँ तक जाता है? समुद्र तक। तो वो नाम स्पष्ट हो गया है आप लोग को? अब एक काम करो, इनका हम लोग देखेंगे मुख्य रूप से सामान्य जानकारी। सामान्य जानकारी में देखेंगे कि हमारा जो टोटल छत्तीसगढ़ है, उस छत्तीसगढ़ में कितने प्रतिशत में फैला हुआ है इस नदियों का जाल या नदियों का तंत्र, प्रतिशत। उसके बाद देखेंगे हेक्टेयर में, हेक्टेयर मतलब एरिया, एरिया वाइज और परसेंटेज वाइज, ये आपको देखना है। और उसके बाद देखना है उसका स्थिति, लोकेशन, फिर देखना है ढाल। ये कुछ फैक्टर हैं जिनके आधार पर हमको समझना है पांचों नदियों को। प्रतिशत, जिसे हमारे पूरा टोटल छत्तीसगढ़ 100% है, भौगोलिक है, उस 100% में कितना परसेंट भूभाग में, है ना, भूभाग कितना है अपना? अब मान लो 100% जी, से हम यहाँ पर छत्तीसगढ़ मैच बनाए हैं, ये 100% है, 1,35,192 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। इसके कितने भूभाग में
ना फलाना फलाना अपवाह तंत्र करके सवाल आता है, तो प्रतिशत के आधार पर बताओगे और एक एरिया के हिसाब से बताओगे। तो यहाँ पर प्रतिशत लिखेंगे महानदी अपवाह तंत्र का, लिखेंगे 56, ठीक है। ऑनलाइन वाले क्या याद करेंगे, 56.15। तो आपको अपने को याद करना है 56 पहले याद करना है, उसके बाद दशमलव के बाद वो याद करना है 15। उसके बाद 56 का आधा कितना होता है, 56 का आधा 28 होता है ना, तो आप लिखेंगे 28, 56 का आधा 28, 28.64। पहले 28 को याद करोगे, फिर 5 दिन लगातार रिविजन करोगे तो क्या याद हो जाएगा, 64, 28.64। अब 28 का आधा कितना होता है बताओ, 28 का आधा 14। तो यहाँ पर 14 ना करके थोड़ा सा कम कर देना है, 14 से 1 कम करोगे कितना हो जाता है, 13, 13.13 के आसपास है, उससे भी थोड़ा ज़्यादा है, 13.64, 13.64, लगभग इसका आधा ही हो रहा है, 28 का आधा, 13.5 से ज़्यादा भी है ना। जैसे 3:45 को हम लोग क्या बोल सकते हैं, 3:45 को क्या बोलते हैं, 3:45, ये भी 3:14 है लगभग है कि नहीं, थोड़ा किन कम पड़ेगी, आधा। जैसे 56 का आधा है 28, 28 का आधा है ना 14 होता है, तो लगभग 14 मानते हैं, 13.4। तो ये 3 तक, तीनों को याद रखना है। उसके बाद ब्राह्मणी और नर्मदा, ब्राह्मणी को याद रखना है 1%, कितना है 1%, 1.03, और नर्मदा का जस्ट इसका आधा 0.5, 0.5 और लगा दो 5। तो टोटल 100% में आप लोगों को इन पांचों अपवाह तंत्र का परसेंटेज एकदम रट डालना है, कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना है। चलो मेरे साथ एक बार बोलेंगे सभी अभ्यर्थी। पहला अपवाह तंत्र का नाम बताओ, महानदी अपवाह तंत्र। दूसरा का नाम गोदावरी, गोदावरी। तीसरा का नाम बताओ, सोनगंगा। और चौथा क्या है, ब्राह्मणी। और पांचवा नर्मदा अपवाह। ठीक है, सब में ड्रेनेज सिस्टम लिख देना। महानदी कितना प्रतिशत में फैला हुआ है, 56, ठीक है, 0.15 बीचों बीच। गोदावरी इसका था 28.64। सोनगंगा, अच्छा 28 क्या था ये, 64, और 13.64, दोनों 64 है ना, 6-3 है जी, है ना, 6-3 कर देने, 6-3। यहाँ पे एक 6-4 लिख दिया हूँ क्या, हाँ तो इसे डाल लेना, मैं ही गलत लिख दिया हूँ, 6-3। ब्राह्मणी 1.03 और नर्मदा, हाँ, सबको जोड़ोगे लगभग 100% हो जाएगा, हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना। अब यहाँ पर पांचों का एरिया याद करना है, ये हो गया परसेंटेज, ठीक है। क्या क्या बोले परसेंटेज बताओ, सबसे पहला 56.15 और दूसरा 28.64 और तीसरा 13.63 और चौथा और पांचवा, चलिए अब इनका एरिया देखना है, कितना एरिया में। अब
एक्चुअली यहाँ पर जो एरिया हम लिखेंगे वर्ग किलोमीटर में नहीं लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे हेक्टेयर में। कारण ये कि नदी का जो जल है उस जल का उपयोग हम लोग खासकर सिंचाई में करते हैं। किसमें करते हैं? सिंचाई। तो कितने एरिया को सिंचाई कर रहा है ना, उस बेस पे जो है हम लोग हेक्टर, क्योंकि रेवेन्यू डिपार्टमेंट हेक्टेयर में भूमि का आकलन, सिंचाई का आकलन करता है, इसलिए हम इसको कैसे पढ़ेंगे? हेक्टेयर में। ठीक है ना, क्षेत्रफल को लाख हेक्टेयर में। तो यहाँ पर महानदी का आप लोग लिखेंगे 77,000, 77,432, ये याद करने का है ना। महानदी, जो महानदी अप्रवाह तंत्र का जो पानी है उसका प्रवाह क्षेत्र कितने हेक्टेयर में फैला हुआ है? तो 77,432। गोदावरी का लिखेंगे 39,497। ये सब हेक्टेयर में होगा ना, लाख हेक्टेयर में। सोनगंगा का लिखेंगे आप लोग 1423। 18,789। 18,723। और ब्राह्मणी का लिखना है 1423। और नर्मदा का लिखेंगे 0.759। या फिर 7-5 ना करो तो यूनिट क्या रहेगा? लाख हेक्टेयर में। तो मोटा मोटा याद करना है तुमको, एकदम एक्यूरेट याद नहीं करना है। महानदी का कितना है सिंचाई क्षेत्र लिखा है? 70 लाख, है ना, 77,432 लाख हेक्टेयर। और गोदावरी कितना है? 39,497 लाख हेक्टेयर। सोनगंगा 18,789। और ब्राह्मणी का 1423। और ये अगर आपको पता है कि इसका आधा है, एक का आधा कितना था? 0.5, तो 14 का आधा कितना होगा? लगभग 700। 77,000 है, इसका आधा कितना होगा? 39। 39 का आधा कितना होगा? 18। मतलब मोटा मोटा जिसे हम पढ़े ना 55 का आधा 28, 28 का आधा लगभग ये। तो कम से कम अगर इसका याद है तो फिर इसका याद करते बन जाएगा, है ना। इसका आधा ये थोड़ा बहुत बने। अब जैसे इसके याद है ब्राह्मणी के 1% कितना है, मतलब 1423, तो लगभग मोटा मोटा 1400 का 700 है कि नहीं। तो धीरे से वो याद होगा, पर इसको एक बार देख लो। महानदी कितना फैला हुआ है? 77,432। जैसे आप लोग प्राकृतिक प्रदेश पढ़े थे, याद करो। महानदी जो प्राकृतिक प्रदेश है, महानदी बेसिन में पढ़े हो, 68,064 एरिया में फैला हुआ है प्राकृतिक प्रदेश। दंडकारण्य पढ़े थे 39,060 पढ़े थे ना, 39,060। और फिर उसके बाद पूर्वी बघेलखंड का पठार 21,863 है कि नहीं। और उसके बाद फिर तुम पढ़े थे जसपुर सामी पाठ 6,208। 4 प्राकृतिक प्रदेश, पर यहाँ पर 5 5 क्या है? अपवाह तंत्र है कि नहीं। तो पांचवा अपवाह तंत्र का जो एरिया है हेक्टेयर में याद करना है। कभी कभार पूछता है, हालांकि सबसे ज़्यादा पूछा गया परसेंटेज को लेकर, एरिया को बहुत कम पूछा गया है, पर क्या भरोसा, कुछ भी हो सकता है। तो ध्यान देंगे यहाँ पर 70,000, 39,000, 18,000, 1423, 759। चलो एक बार रिकॉल करेंगे। ये तो प्रतिशत है, अब बताएंगे क्षेत्रफल। लाख हेक्टेयर में। महानदी कितना क्षेत्रफल है बताओ? 77,432। गोदावरी 39,497। सोनगंगा
18,789। ब्राह्मणी के बताओ 1423 और नर्मदा 759। अच्छा 59 ना, ये लो, ये हो गया। ये अपना परसेंटेज है कहना चाहिए, और एरिया दोनों की याद कर लेना। अब आते हैं स्थिति। ठीक है, स्थिति कौन से दिशा में, कौन से लोकेशन में ये अफवाह तंत्र स्थित है, तो आपको मैप में जाना होगा। चलो, तो सबसे पहला अफवाह तंत्र आप सब जानते हैं, महानदी अफवाह तंत्र। महानदी अफवाह तंत्र उद्गम आप जानते हो, धमतरी, सिहावा नगरी, ये ऐसे बहेगा। अभी तो कई बार देखोगे इसको, मैं अभी बस ड्रॉ कर दे रहा हूँ। ये अपना महानदी, केवल ये महानदी है। अब अफवाह तंत्र बोलूँगा तो फिर इसके संगवारी लोग भी आ जाएंगे, पूरा पूरा गैंग आ जाएगा, है ना। यहाँ पर ये केवल महानदी है। अब महानदी अफवाह तंत्र बोलूँगा तो मुख्य नदी, सहायक नदी, ये दुनिया भर के जितना पूरा खानदान आ जाएगा इनका। ठीक है, खानदान में बोलोगे तो इधर ये अपना शिवनाथ भी है, इनकी सहायक नदी है, इनकी सहायक नदी, समझ में आ रहा है। तो ये पूरा खानदान जो है दिख रहा है कहाँ पर है, बीच में। छत्तीसगढ़ कहाँ है, बीच में है। तो इसके लिए आप लोग क्या शब्द का उपयोग करोगे कि कौन से पोजीशन पर छत्तीसगढ़ है, मध्य भाग में। क्या बोलोगे, मध्य भाग में। पूरा खानदान कहाँ पे रह रहा है, बह रहा है मध्य भाग में। स्पष्ट है। अब आते हैं दूसरा अफवाह तंत्र, बताओ। गोदावरी है ना, तो गोदावरी इधर से ऐसे बहते हुए पढ़ोगे नासिक से यार। तो छत्तीसगढ़ के कौन सी दिशा में बह रहा है बताओ, दक्षिण में। अब ये केवल गोदावरी नदी बह रही है दक्षिण में, लेकिन इनके खानदान आ जाएंगे परिवार लोग, ये गोदावरी के साथ ये अपना इंद्रावती। ठीक है, ये भी इसके साथ बहते हुए कहाँ जाएगी, दक्षिण में। इधर पढ़ोगे आप लोग सबरी वबरी भी, ये भी कहाँ जाएगी बह के, दक्षिण। सब लोग जाएंगे कहाँ, दक्षिण में अल्टीमेटली। तो इनका जो पोजीशन है छत्तीसगढ़ के भूभाग में, कौन सी दिशा में ये नदियों का पूरा जाल बिछा हुआ है, ऊपर में है, बीच में है कि नीचे में है। गोदावरी अफवाह तंत्र कहाँ में है, नीचे साइड है ना, दक्षिण में। नीचे मतलब यहाँ पर दक्षिण बोलना है, दक्षिण भाग में। अब आते हैं सोनगंगा। तो सोनगंगा आपको छत्तीसगढ़ के कौन से भाग में दिखता है, इधर ये सोन नदी आप लोग पढ़ोगे, और इधर आपका गंगा नदी आता है, ये सोन और ये अपना गंगा, है ना। सोन की सहायक नदियों के रूप में ऐसा आप लोग को देखने को मिलेगा। ये पूरा सोन गंगा अफवाह तंत्र, मुख्य मुख्य सहायक नदी को मिलाकर। तो इसका जो डायरेक्शन दिख रहा है कौन सा, उत्तर। लिख लो यहीं पे सीधा, ये अपना उत्तर, ये अपना मध्य, ये अपना दक्षिण। अब आते हैं इसके बाद कौन सा नदी है, ब्राह्मणी। ब्राह्मणी आपको इधर बहते हुए दिखेगा ऐसा। ठीक है, ये अपना ब्राह्मणी अफवाह तंत्र। और इधर आपको एक दिखेगा मैकल पर्वत से बहते हुए नर्मदा। तो नर्मदा ऊपर बहती है क्या, नहीं। इधर बहती है क्या, पूर्व में, नहीं, इधर पश्चिम में। तो अब इन दोनों का डायरेक्शन, ये अपना पश्चिम भाग में है और ये अपना पूर्व में। तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ पर लिखेंगे, ये पूर्व भाग और ये अपना पश्चिम भाग। ब्राह्मणी नदी को जो है उत्तर पूर्व ही बोल सकते हो, उत्तर पूर्व, क्योंकि डायरेक्शन आप देखेंगे तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ के इस डायरेक्शन में है ना। तो ये मानो ऐसा है, ये वाला जगह पे
न एकदम उत्तर में है न एकदम पूर्व में है, दोनों के बीच में है, तो इसको क्या बोलेंगे? उत्तर पूर्व। तो इस वजह से स्थिति अगर देखा जाए, अगर आपसे पूछा जाए कि पांचों अपोहा तंत्र की स्थितियां बताइए, भौगोलिक स्थितियां, तो ये डायरेक्शन को याद रखना है ना। महानदी मध्य, गोदावरी दक्षिण, सोनगंगा, अच्छा ये इसको लिखा ही नहीं था क्या जी मैं यहाँ पे लिखना ना, सोनगंगा का लिखना है उत्तर भाग, और ब्राह्मणी को उत्तर पूर्व, और नर्मदा को पश्चिम भाग। हो गया। अब आते हैं ढाल, स्लोप। तो ढाल में आपको बेसिकली जो जो नदी है, मेन नदी, वो नदी जिधर जा रही है वही उसको मेन उसका ढाल मानना है। क्योंकि छोटी मोटी जो नदियां हैं उन लोग तो इधर उधर घूम फिर के उलट पलट के उलान बाटी खा खुआ के वो मेन नदी मिल ही रहे हैं, लेकिन मेन नदी कहाँ जा रही है उसको पकड़ोगे तो उसका मेन डायरेक्शन पकड़ाएगा। तो महानदी में कहाँ जा रहे हैं बताओ? पूर्व की ओर। तो क्या लिखोगे? ढाल पूर्व की ओर। गोदावरी नदी किधर जा रहा है? अल्टीमेटली कहाँ जा रहे हैं? दक्षिण की ओर। और सोनगंगा किधर जा रहा होता? पूर्व से, हाँ पूर्व से दक्षिण, है ना। तो अपने यहाँ सोनगंगा कहाँ बह रहा है? सोनगंगा कहाँ जा रहा है? अपने यहाँ सोनगंगा कहाँ जा रहा है? उत्तर पूर्व, है ना। उत्तर से फिर पूर्व जा रहा है, उत्तर से पूर्व, उत्तर से पूर्व। और ब्राह्मणी का पूछा जाए तो ब्राह्मणी नदी का ढाल पूछ रहा हूँ, ब्राह्मणी नदी का ढाल, ब्राह्मणी अपोहा तंत्र का ढाल वो कहाँ पे स्थित है? देख रहे उत्तर पूर्व में स्थित है भाई, वो एरिया उत्तर पूर्व में स्थित है, लेकिन वो ढाल कहाँ है बताओ? कहाँ लिखोगे? दक्षिण के। और नर्मदा नदी आप देख रहे हो इधर पश्चिम में स्थित है, लेकिन ढाल कहाँ है बह रही है? पश्चिम। स्थित होना अलग बात है और बहना वो ढाल के ऊपर निर्धारित करता है। जैसे तुम लोग का घर ठीक है अभनपुर में होगा, लेकिन तुम्हारे घर का माटी हो सकता है पूर्व डायरेक्शन वाला होगा, हो सकता है पश्चिम डायरेक्शन वाला होगा, है कि नहीं? हो सकता है उत्तर डायरेक्शन वाला होगा, लेकिन है सब कहाँ? अभनिजपुर में मान चलो। वैसे ही अपोहा तंत्र भले स्थिति आप देखे हो मध्य भाग में स्थित है, महानदी कहाँ है? मध्य भाग में स्थित है कि नहीं? महानदी अपोहा तंत्र कहाँ स्थित है? मध्य भाग में, लेकिन उसका ढाल कहाँ है बोलने से? पूर्व की ओर। तो दोनों में अंतर समझ में आ रहा है स्थिति और ढाल में? स्थिति मतलब वहां पर स्थित है, और ढाल मतलब उसका ढुलान कहाँ पे है। तो ये हो गया फ्रैक्टर। चलिए एक बार रिविजन कर लेंगे मेरे साथ फटाफट। चलो महानदी का परसेंटेज बताओ। 56.15। सोनगंगा का बताओ 28। हाँ आधा चक्कर है तुम, हाँ इधर, हाँ 13 दशमलव, हाँ 13.63। और इसका बताओ गोदावरी का? 28.64। नर्मदा का बताओ? हाँ 0.55। ब्राह्मणी बताओ? हाँ ठीक है। चलो अब इसी के साथ वो बता दो, इसका क्या बोलते हैं, एरिया बता दो। महानदी का एरिया कितना है? 70,432। हाँ और इसका कितना है गोदावरी का? 39,497। हाँ और सोनगंगा कितना है एरिया? 18,789। और ब्राह्मणी कितना है एरिया? 1423। और नर्मदा का एरिया कितना है? 759। ये अपना हो गया।
ठीक है। तो आप लोग को इतना एकदम रट के कल आना है, बन जाएगा। फिर कल से हम लोग क्या करेंगे, एक एक परिवार को पढ़ेंगे। सबसे पहला परिवार कौन सा रहेगा पढ़ने का, महानदी परिवार को। 5 अपातंत्र है, 5 दिन लगेगा मान के चलो, ठीक है। इसको 2 दिन लगेगा, इसको 2 दिन लगेगा, 4 दिन हो गया, और 1 दिन में इसको निपटा देंगे क्योंकि ये छोटा है बहुत। तो इसको डिटेल में मैपिंग के हिसाब से पढ़ना है, बन जाएगा। और आप लोग क्या करना कि चाहो तो अगर मेहनत कर सको तो एक ड्राइंग शीट ले लेना, 5 रुपये वाला जो होता है ना, 5-10 रुपये वाला, उसी में छत्तीसगढ़ का मैप बना के नदियों को क्या करना उसमें ड्रॉ करना, और घर में जिस स्टडी रूम में आप पढ़ रहे हो उसको चिपका देना, और रोज़ दतुन मुखारी करते करते देखते रहना उसको। ऐसा में ऐसा तुम लोग 1 महीना तक उसको देख लोगे तो बिना रटे बिना मेहनत के अपने आप तुम्हारे दिमाग में वो छप जाएगा। ऐसा है, मैं अपने समय में ऐसे ही किया था, याद नहीं करता था, बस उसको देखता था, देख देख के क्या हो गया था, याद हो गया था। ऐसा नहीं। चलिए, तो आज के लिए इतना ही उद्घाटन था आज, कल इसको शुरू करेंगे एक एक परिवार के साथ।